हमने टका के आज ये सवाल करने हैं कि क्या अमेज़न में स्कैम्स ही हैं? तल्ख क्वेश्चंस होंगे। आपने तल्ख सवालों के बाद की, मैं भी कुछ तल्ख अल्फाज बोलूँगा। लकीर के फ़कीर। अमेज़न बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इनोवेटिव माइंडसेट रखते हैं, और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमें कहते हैं कि भाई पका के ना हमारे आगे रख दो और चम्मच से मुंह में भी डाल दो। 100 लोग अमेज़न कर रहे हैं तो उसमें से 98 फेलियर्स हैं। दुबई में रहते हैं और यही काम जो अमेज़न वाला वहाँ से कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में दुश्वारियाँ थी इसकी अमेज़न के काम में? देखें, दुश्वारियाँ तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो गरीब आदमी तजर्बात ना कर सके, इन्वेस्टमेंट ना कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? हमारा एक सीधा सा फार्मूला कि भाईजान किसी का मुंह लाल है ना, चपेड़े मार के अपना लाल कर लो। हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं है। स्क्रीनशॉटों की रेसें लगी होती थी, 2 इदारे थे यहाँ के बड़े, उनकी रेसें चल रही होती थी। ये जी $50,000 की सेल हो गया। ये ई कॉमर्स है, ये ऑनलाइन दुकान है। कब प्रॉफिट में होगी कोई बंदा आपको लिख के गारंटी नहीं दे सकता, और अगर कोई कहता है ना मैं लिख के गारंटी देता है, वो सबसे बड़ा स्कैम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास गेस्ट हैं जो अमेज़न के एक्सपर्ट हैं, और हमने टका के आज ये सवाल करने हैं कि क्या अमेज़न में स्कैम्स ही हैं? पाकिस्तान में जो लोगों ने यहाँ पे कोर्सेज़ किए, कि वाकई यहाँ पे लोगों ने काम करके पैसे कमाए हैं। ये इस तरह के तल्ख क्वेश्चंस होंगे, उनके राइट आंसर्स होंगे। आप इसको लाजमी देखिएगा, इसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं और मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं लोगों को। वन एंड ओनली मिर्ज़ा असलान फ्रॉम मीट मुगल्स। मिर्ज़ा असलान, आपकी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। नहीं, आप बड़े भाई हैं और आपके साथ ताल्लुक बहुत पुराना है अमेज़न से भी पुराना है। लेकिन अब आप बड़े आदमी हो चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा आदमी कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना, बड़ा आदमी इंसान महसूस ना भी करे ना, तो मुझे इतना इल्म है कि जब इंसान का सोशल मीडिया से नेटवर्क बढ़ता है ना, उसे वक्त मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप यकीन कीजिए, अगर आप ये वक्त निकाल पाते हैं ना, तो आपको सल्यूट है। बिल्कुल। वक्त निकालने की एक वजह ये भी होती है ना कि जब अल्लाह ताला आपको कोई नवाजता है ना, तो आपका काम है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के अंदर। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप एक सेल्फिश इंसान है, और ये चीज़ फिर ज़्यादा देर आपके पास रहती नहीं है। अच्छा, आज मैंने ना सवालात करने हैं आपसे, और ये सारी करनी तलख। मोस्ट वेलकम। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, ये वैसे आपका एतमाद अच्छा है, तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ना सबसे पहली बात यह है कि अमेज़न का इतना ट्रेंड ये चंद सालों से बिल्ड हुआ। अब यकीन जानिए का, हमारे इदारे में लोग आते हैं, पूछते हैं अमेज़न का कोर्स करना है। हमारे इदारे के बाहर लिखा हुआ है अमेज़न वाला कोर्स करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वाला है। दूसरा जो वो होता है वो प्राइवेट लेबल होता है या ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी हम नहीं करवाते। बिल्कुल सही। अमेज़न को लोग जानते ही ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल के हवाले से हैं। इतना बड़ा ट्रेंड, उसके बाद लोग काम नहीं कर सके। बेशुमार लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि हम काम नहीं कर सके। तो क्या ये एक मंजन था? क्योंकि आप भी तो ये कोर्स करवाते हैं। मैं करवाता था, हूँ और रहूँगा। क्योंकि ये एक ऐसा मंजन है जो आपके क्योंकि अच्छे मंजन भी होते हैं ना, जो आपके दांतों को मजबूत स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से खा सकें, आपके मसूड़े ताकतवर रहें। तो मंजन तो अच्छे भी होते हैं, मंजन बुरे भी होते हैं। और ये जो एक मंजन वर्ड है, ये तो चले एक मार्केट के अंदर बड़ा फेमस हो गया, और उसकी वजह ये होती है कि जब कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी फिर कॉपीज़ आना शुरू हो जाती हैं। जब कॉपीज़ आती हैं तो वो लोग फिर उस प्रोडक्ट को गंदा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के अंदर। लोग आए, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ भी नहीं ना, एक ऐसी डायमेंशन की तरफ लोगों का रुख कर दिया जहाँ पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आप जानते हैं यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट वो अच्छे हैं बुरे हैं इस चीज़ को हम फिलहाल रखते हैं साइड पे। वो उन्होंने मंजन बेचा या नहीं बेचा, इसको रखते हैं साइड पे। क्या उससे पहले किसी ने ये सोचा था कि यार देयर इज़ अ वर्ल्ड अमेज़न, देयर इज़ अ कंपनी अमेज़न, और हम उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लैपटॉप के ऊपर, वो भी डॉलर्स में? किसी ने भी नहीं सोचा था। अब वो चीज़ चली, उन्होंने इनपुट दी,
एक चीज़ का मैं आप लोगों को भी क्लियर करना चाहूँगा, लोग ये समझते हैं कि ये एक कॉपी पेस्ट वर्क है, डाटा एंट्री जो एक कर दिया सीख लिया। नो, अमेज़ॉन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इनोवेटिव माइंडसेट रखते हैं, और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। मैं उन्हें एक चीज़ सिखाता हूँ कि जो चीज़ मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ ना, हो सकता है तुम मेरे से कोर्स फिनिश करो, अमेज़ॉन अपना सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड चेंज कर दे, बट याद रखना जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये अगले 10-20 साल यही रहेगा। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, शिपिंग प्लान कैसे बनाना है, उसका सेलर सेंट्रल डिफरेंट हो सकता है, लिस्टिंग कैसे करनी है, वेरिएशंस कैसे बनानी है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, वर्ड्स यही रहेंगे। हाँ, अमेज़ॉन वक्त के साथ सेलर सेंट्रल को आसान कर रहा है। पहले जहाँ हम 10 क्लिक्स करके एक स्टेप परफॉर्म करते थे, अब वो 2 क्लिक्स पे हो जाता है। शिपिंग प्लान बनाने के लिए जहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता था फॉर्म फिल करने के लिए, अमेज़ॉन ने टेम्पलेट्स बना दिए। लिस्ट लगाने के लिए जहाँ पर हमें खुद मेहनत करनी पड़ती थी, कंपैटिटर एनालिसिस करके कीवर्ड्स निकालने पड़ते थे, अब आप कंपैटिटर का एसएन लिखें, अमेज़ॉन खुद आपको एआई बेस पे पूरी लिस्ट जनरेट कर देता। तो चीज़ें आसान होती हैं, मुश्किल नहीं होती। हाँ, जो लोग, बड़ा एक तल्ख वर्ड है, अब आपने तल्ख सवालों के बाद की, मैं भी कुछ तल्ख अल्फाज बोलूँगा, लकीर के फ़कीर, इस तरह की नीश, इस तरह के माइंडसेट के लोग ना अमेज़ॉन के लिए नहीं बने। जो कहते हैं ना यार सर ने तो पढ़ाया सी, इत्थे क्लिक करोगे तो एंज होएगा, वो उस टाइम पे था, आज नहीं है। हाँ, जिसको ये पता था ना लिस्ट लगाने के लिए मुझे डाटा क्या चाहिए, मेरे पास प्रोफेशनल इमेजेस होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, फिर सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड उस जैसा हो या मॉडिफाई हो गया हो, आप कामयाब हो जाओगे और आप काम कर लोगे। तो ये चीज़ आ गई कि वो मंजन सेलर और इस पे। अब आपकी बात आती है कि क्या अमेज़ॉन फ्रॉड है या स्कैम है। देखिए अमेज़ॉन जो पाकिस्तान में करवा रहे हैं, जो कोर्स करवा रहे हैं पाकिस्तान में, जो बताया जा रहा है, क्या ये स्कैम है? अदरवाइज बाहर तो चल नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो बताया जा रहा है वो स्कैम नहीं है। सिर्फ बताना जाना कि जी अमेज़ॉन से आप डॉलर्स कमा सकते हैं, इट्स फैक्ट। कैसे कमा सकते हैं वो लोग आपको बता सकते हैं जिन्होंने खुद ज़िंदगी में कमाए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मैंने बाद में कान खींचे और मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मेरे से ट्रेनिंग ली, ठीक है, उन्होंने देखा कि नहीं यार प्राइवेट लेवल में तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, 6 महीने 8 महीने साल की मेहनत चाहिए, तब जाके हम कोई कामयाब होंगे। इट्स अ ईजी वे, चलो अपना एक फेसबुक पेज बनाते हैं, ट्रेनिंग बेचना शुरू करते हैं। तो जो इस तरह के माइंडसेट के साथ लोग आए ना, उन्होंने बेसिकली इस फील्ड को गंदा कर दिया। अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, किसी भी फील्ड में ले लें, आज भी ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाते हैं सर, सिर्फ ऐसा है ना, और गली मोहल्ले में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो अमेज़ॉन इज़ नॉट अ बैड, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, ये सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनर मैटर करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आपको मसला गुर्दे का, आप हार्ट वाले के पास चले जाओगे तो फिर आपको डॉक्टर सही नहीं का, आपने सिलेक्शन सही नहीं की। सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि हमने अमेज़ॉन पे करना क्या है। मेरे पास बहुत सारे जो पेड ट्रेनिंग के क्यूरीज आती हैं ना, पहला मेरा उन्हें काम ये होता है कि भाई मेरे चैनल पे जाओ, फ्री कोर्सेज पढ़ें, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, एफिलिएट मार्केटिंग, होलसेल, जितनी तरह के मॉडल है ना उतनी प्लेलिस्ट पड़ी हैं। अच्छा, आगे से शहजादे क्या होते हैं, सर आप लिंक भेज सकते हैं उस प्लेलिस्ट का। मैं उसके बाद उसको जवाब भी नहीं देता बंदे को। अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है ना कि आप खुद जाके एक्सप्लोर करो, जुस्तजू करो, ढूंढो, हो सकता है मेरी वीडियो देखने जाओ, मेरे से अच्छा कोई ट्रेनर बैठा हो, आपको वो यूट्यूब सजेस्ट कर देगा। जुस्तजू करो ना, मेरे लिंक पे क्यों बाउंड हो रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, हमें कहते हैं कि भाई पका के ना हमारे आगे रख दो और चम्मच से मुंह में भी डाल दो। ये माइंडसेट जो है वो फेलियर्स की रेशो बढ़ा देता है। अब अगर 100 लोग अमेज़ॉन कर रहे हैं तो उसमें से 98 फेलियर्स हैं। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपसे ट्रेनिंग ले ली, क्या गारंटी है कि हम डॉलर्स कमा लेंगे। मैंने कहा यार जब तुम यूनिवर्सिटी से निकले तो यूनिवर्सिटी ने तुम्हें गारंटी दी थी तुम्हें जॉब मिलेगी। यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया सिखाया, उसी में से यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो कि आज कामयाब भी हैं, वही यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो नाकाम भी हैं। सेम लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब भी हैं और बहुत सारे नाकाम भी हैं। और उसकी एक वजह भी ये होती है कि मैं पहले दिन ना उनको इतना डरा देता हूँ ना, उनके ख्वाब तोड़ देता हूँ ना, कि वो मेरे से कोर्स करके कहते हैं कि सर कोई नहीं, फीस ही ज़ाया हुई है ना, इन्वेस्टमेंट बच गई है। तो ये एक माइंडसेट होता है जिसकी वजह से आप सिलेक्शन अच्छे बंदे की करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मेरे एक दोस्त हैं जो एक पॉडकास्टर हैं
और काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ पहले कर चुके हैं, कई चैनल्स मैनेज करते हैं। ये दोस्त मुझे 2-2.5 साल पहले कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में 3 लोगों से मिला हूँ फ़िलहाल पाकिस्तान में, जो लोग जो कह रहे हैं ना वाकई ये काम कर रहे हैं। एक उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी तो मुझे लगा कि सामने बैठे हैं शायद इसलिए। 2 लोग और थे जो अमेज़ॉन में काम कर रहे थे। इनमें से एक शख्स को मैं जानता हूँ जिसकी यंग एज है, उसने अमेज़ॉन का अपना एक स्टोर $300 मिलियन के पास बेचा था और 15 से 16 स्टोर बेच चुका है। बिल्कुल सही। और उसका अपना ज़ाती बड़ा सा अरबों रुपए का प्लाजा है इस्लामाबाद में। तो लाहौर में उन्होंने जब करना था पॉडकास्ट के लिए स्टोरी बनाना था, मुझे कहते भाई यहाँ पे कोई जगह लेनी हो तो कहाँ पे लें। मैंने कहा इतने रेंट पे मिल जाएगी ऐसी फलाफला जगह। कहते नहीं भाई मुझे बाय करनी है। तो दूसरे शख्स की बात ये थी, वो पहले अमेज़ॉन के किसी वो यूके सेंटर में जॉब करते थे। तो उन्होंने उसके सेंटर में रह के आज तक कहा कि मैं तो इसकी शिपिंग की वो डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, मैं खुद से कुछ लर्न करूँ और उसके बाद बेचूँ। खैर बेचते बेचते अमीर आदमी बन चुके हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स मोस्टली रहते हैं, तो उसके पास ही रहते हैं। ये दोनों शख्सियतें कोर्सेज नहीं करवाती। इनका ख्याल ये है कि ये इतना पैसा वैसे ही कमा रहे हैं, ये कोर्स ही नहीं करवाते। अगर आप इससे वाकई पैसे कमा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे क्यों हैं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, मुझे भी लोग कहते हैं ऐसे बाय द वे, कहते हैं आपने यूट्यूब से ना पैसे कमाने के लिए चैनल चला रखा है। आपने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन किया। अब देखें, जो इन लोगों का माइंडसेट ये है ना कि यार हम पैसा कमा रहे हैं, ओके फाइन, ये एक इंडिविजुअलिटी की सोच है। जब आप कहते हो ना कि यार मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी कमाएं। मैं कामयाब शख्स उस शख्स को नहीं कहता जो कि खुद मिलियनेयर है, मैं उस शख्स को कहता हूँ जिसके कज़न्स भाई सराउंडिंग्स भी मिलियनेयर है। अगर आप मिलियनेयर हो ना, यू आर अ सेल्फिश पर्सन। बड़े हार्श वर्ड है। मेरा यहाँ पर यूट्यूब पे आने का मकसद, मेरे एक स्टूडेंट ने बात की थी मेरा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उसने कहा सर आप बिज़नेस करते हैं अमेज़ॉन पे, आप लोगों को क्यों नहीं सिखाते? मैंने कहा ठीक है भाई, सिखाना चाहिए। और मुझे खुशी होती है अपने कमेंट्स पढ़ के जब मुझे पता चलता है सर मैंने एक चैनल बनाया ना, मेरे चैनल से 2 लोगों के घर का किचन चल गया ना, पता नहीं कितनी दुआएं मिल रही हैं। और ये उसी की ब्लेसिंग्स हैं, लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। इतने सारे मंजन सेलर्स के बावजूद मैं आज भी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग सेल होती है। डिपेंड करता है आप वैल्यू सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हम फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर मैं सेल्फिश होकर सोचूं ना तो मैं कहूँ यार फैक्ट्री जो है ना, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, वो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही, तो क्या मैं बंद कर दूँ? बंद करने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो मेरा एक स्टाफ है, जो अमला है, जो लेबर तबका है, वो घरों को जाएंगे, उनका किचन बंद हो गया। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है कि जो मेरे पास स्किल है मैं उसे बोल के लोगों के दिलों में उतार सकता हूँ, अल्लाह ताला ने एक स्पीच की ताकत दी है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है ना। अगर मेरे बोलने से किसी का फ़ायदा हो जाता ना सर, पैसे तो अल्लाह ताला देता है, रिस्क तो मुझे ढूंढ रहा है, रिस्क के पीछे नहीं जा रहा। और मेरा ज़िंदगी का असूल है, मैंने कभी वो काम नहीं किया जिसमें मेरी इंटरेस्ट नहीं होती। आपको भी शायद याद हो, लाइक आपने मुझे एक बार कहा यार ब्लॉगिंग की तरफ आओ, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, हमने मीटिंग भी की, सारा सेटिंग्स की, दिल ही नहीं माना, मेरे से हुआ ही नहीं, मेरी इंटरेस्ट नहीं थी। वो इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें मेरी इंटरेस्ट होती है मैं काम वो करता हूँ। मेरे मार्शल आर्ट्स के क्लब हैं, आई एम ब्लैक बेल्ट 4 डैन, मेरी इंटरेस्ट है। फैक्ट्री चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, मेरी यूईटी से डिग्री है, इंटरेस्ट है। अमेज़ॉन कर रहा हूँ, इंटरेस्ट है। कंटेंट क्रिएट करता हूँ, इंटरेस्ट है। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। मैंने ज़िंदगी में ना 1-2 बार सोचा कि यार पैसा कमाने के लिए कुछ करना चाहिए, जब जब किया मुझे पैसा नहीं आया, और जब तक मैंने अपनी इंटरेस्ट को फॉलो किया तो पैसा आया। तो यहाँ पर जवाब ये है कि सर अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक स्किल दिया, अल्लाह ने दिया ना, मेरा कोई कमाल नहीं है सर, दिया, तो क्या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ? और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस टाइम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ पे मैं करता हूँ। मैंने पेड ट्रेनिंग पहले स्टार्ट नहीं की थी, मैं लोगों को फ्री पढ़ाता था। बट सर आप भी इस फील्ड के अंदर हैं, हमारी सोसाइटी ना फ्री की कदर नहीं करती, वो समझते हैं अच्छा फ्री है फारग होगा। मैं बताऊँ 20 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं, और 20 सालों में ना मेरे पास जो लोग आते हैं जो वाकई नदार होते हैं, इनका 10% कोटा होता है हमारे पास फ्री वाला। आज तक मेरे इल्म में सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2, जिन्होंने फ्री कोर्स किया था और कुछ काम करना शुरू कर दिया। इतने आपके कैरियर के अंदर सिर्फ 2 लोग आपने निकाले हैं। तो सर इस वजह से हमने फिर जाहिर बात है
मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई फ्री पढ़ा, फ्री सीखो। मैंने ज़िंदगी में फ्री सीखा, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की, मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया। मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अगर आपको मेरा टाइम चाहिए ना, तो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया, लॉसेस किए हैं लाखों के, करोड़ों के। तो क्या मेरे पास इतना राइट नहीं है कि अगर तुम मेरा एक्सपीरियंस विद इन मिनट्स चाहते हो, वैसे तो वो भी यूट्यूब पे पड़ा है, लेकिन तुम इतनी जहमत नहीं कर रहे कि मैं जाके सर्च करके खुद एक्सप्लोर करके निकालूं, और नहीं सर तुसी पढ़ाओ, मैं इत्थे बैठा मेरे सामने दसो, फिर सर इतना राइट बनता कि मैं अपने टाइम के पैसे चार्ज करूँ। नॉलेज के नहीं मैं चार्ज करता, नॉलेज के कोई पे नहीं कर सकता। आप तो चलें अमीर आदमी थे, आपने माशाल्लाह बचपन से लेकर भी आपकी पहले से फैक्ट्री थी, मोटर बाइक्स बनाने वाली, रिक्शे बनाने वाली, अमीर आदमी थे, आपने अफोर्ड कर लिया कि नए तजर्बात करें। बाद में आपने मार्शल आर्ट के क्लब बनाए, तो दोनों तरफ से पैसा आप कमा रहे थे। जो गरीब आदमी तजर्बात ना कर सके, इन्वेस्टमेंट ना कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए उसे? शिदार भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखें, पीछे एक फैमिली बिजनेस आपको मिलना, इट्स अ ब्लेसिंग। एक कॉन्फिडेंस आपको होता है, एक सपोर्ट होती है मेंटली। बट मेरा ज़िंदगी का एक असूल है, मैं कभी अपने दो बिजनेसेस को मर्ज नहीं करता। ना मैं इसका कैपिटल निकाल के नया बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। मैंने क्लब स्टार्ट किए थे, ज़ीरो से स्टार्ट किए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांचेज़ हैं। अपनी फैक्ट्री से 1 रुपया मैं इधर नहीं लेकर आया। अमेज़ोन का काम स्टार्ट किया, 1 रुपया मेरा फैक्ट्री से इधर नहीं आया, इसको इस्टेब्लिश किया। अगर आप डिपेंडेंट हो किसी और जगह से पैसे ला के इधर करने के, तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना। दूसरी बात, एक चीज़ तो आप जब नया कारोबार शुरू करते हैं तो पैसा आप बाहर से नहीं निकालते, नो, और उस नए कारोबार के अंदर वो कारोबार आपका गरीब होता है। यस, ज़ीरो जब शुरू करते ज़ीरो होता है। ठीक है। कोई मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकता कि सर आपकी फैक्ट्री थी इसलिए आपका यूट्यूब का चैनल कामयाब हो गया। कोई ये नहीं कह सकता आपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर ख़रीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस स्लो एंड स्टडी ज़रूर चल रहा है मेरा चैनल, आप भी देख रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑर्गेनिक। मैं चीज़ें ख़रीदने को मैं नहीं ख़रीद सकता, बिल्कुल ख़रीद सकता हूँ। 1 मिलियन करना, 2 मिलियन करना कोई मसला? बड़े लोग मुझे कहते हैं सर आपका मिलियन अभी तक नहीं हो, तो भाई जब होना होगा हो जाएगा, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। वो मेरे कोई अल्टीमेट गोल्स नहीं है, जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं ना, दैट्स इट। तो वो एक स्लो एंड स्टडी चीज़ चलती रहेगी। और यहाँ पर वो बात भी सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ठीक है मेरा किचन चल रहा है, बट नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए मैं उसे ज़ीरो से करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैंने जब किसी को ये बिज़नेस मॉडल बताना ना, तो मैं उसे ये बताऊँ, मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ कि यार मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ठीक है। मैंने यूट्यूब का चैनल खुद ज़ीरो से स्टार्ट किया, अर्निंग नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं अपनी पॉकेट मनी से या जो भी मेरे पास सेविंग्स है, मैं उसमें से 20,000 रुपया महीने का एक बंदे को दे के अपना चैनल उससे मैनेज करवा सकता हूँ। 6 महीने मैंने 20,000 किया, और 20,000 आज के दौर में कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं 2 लाख भी दे सकता था, 3 लाख भी दे सकता था, उधर से इधर मूव करने थे ना, मैंने मूव नहीं किए। तो बस ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उससे मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली इस बिज़नेस को सेटल करने में, इट्स टोटली रॉन्ग। मैं आज भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस करना ना, तो आप बगैर पैसे के कर सकते हो। हाँ, बिज़नेस की नेचर डिपेंड करती है। आप सर्विसेज का बिज़नेस करो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप। ठीक है, सर्विसेज आप माशाल्लाह सर्विसेज ऑफर करते हैं, पूरी दुनिया में आपके क्लाइंट हैं, ये बेस्ट बिज़नेस है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई फैक्ट्री हो, आप कोई फिज़िकल बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई सुपर स्टोर खोलना चाह रहे हो, कोई गारमेंट्स की शॉप खोलना चाह रहे हो, दैन डेफिनेटली यू नीड इन्वेस्टमेंट। मैंने ताइक्वांडो के क्लब्स खोले, जस्ट 2 मिनट यहाँ पर आपके लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के पोश इलाकों में मेरे क्लब्स हैं। मैंने कहाँ से सीखा? ग्राउंड्स के अंदर। बारिश हो रही है, गर्मी है, पैरों के नीचे छाले पड़ रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं थे पूरे, हमारे क्लब्स इस तरह के ही होते थे। और मैं कितनी फ़ीस देता होता था? 100 रुपया। एक दिन मेरे एक टीचर थे, कहते यार तुम्हें पता मैं कितना कमाता हूँ? वो सिर्फ आते होते थे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, सिर्फ हमारा टेस्ट लेने के लिए। तो एक दिन वो बैठे हुए हमें मोटिवेट करने, कहते यार मैं कितना कमाता हूँ? तो उन्होंने ना एक फ़िगर बोली, कहते यार आई अर्न लाइक 48,000। लो जी, मेरे दिन में कैलकुलेटर चल रहा है यार, 100 रुपया फ़ीस और 48,000 ये बंदा कमा रहा है, तो इसके पास कितने स्टूडेंट होंगे? 4800 स्टूडेंट होंगे इसके पास। सोच छोटी ना हमारी। लेकिन मैंने उस दिन ना एक तहैया किया, मैंने कहा यार ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ ना, मेरा स्टूडेंट इस तरह ज़मीन पे, उस टाइम पतंगबाजी होती थी, पार्कों के साइडों पे डोरें लग रही होती थी, तो वो शीशा लगता था और शीशे ग्रास पे वो फेंक के चले जाते होते थे। अक्सर इतने इतने शीशे हमारे पाँव में चुभते होते थे। तो मैं कहता था यार कभी मुझे मौका मिला ना, अगर मैं टीचर बना ना, मेरा स्टूडेंट यहाँ सफ़र नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फिर अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मेरे जितने क्लब्स हैं ना, मैं एक का 1 रुपया रेंट नहीं पे करता। अच्छा। बड़े सारे लोग कहेंगे सर आपका गुलबर्ग में अगर क्लब है तो उधर तो रेंट बहुत है। मैं भी यही सोचता था।
मैं ये सोचता था कि यार अगर मैंने गुलबर्ग में खोलना कम से कम, ये आज से मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, 1 लाख रुपया महीने का किराया दूंगा, 2-4 AC लगेंगे, मैट खरीदूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। यहाँ पर मेरी मिसेज़ ने मुझे सपोर्ट किया, उसने कहा कोई स्किल है, आप लोगों को सर्विसेज ऑफर करें। मैं कहा ताइक्वांडो कौन सीखेगा, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स जो मुझे आती है कौन सीखेगा, कौन बेवकूफ़ है। कहती नहीं आप कुछ करें। अच्छा जी कुछ करें। उस टाइम ना OLX नया नया आया था, उसका स्लोगन था यार सब बिकता है। मैंने शुगर में आके ना सर वहाँ पे पोस्ट लगा दी, ताइक्वांडो ट्रेनर अवेलेबल। ताइक्वांडो ट्रेनर कौन OLX पे आके लेता है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना हो और आपको उठाना हो ना, तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से उठा लेता है जहाँ से आप सोचोगे भी नहीं। मेरी इंटेंशन साफ थी कि यार मुझे अब अपनी जो मैंने ब्लैक बेल्ट ली, अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, मेहनतें की, इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अब ये लोगों को सिखाना और अच्छे लेवल पे करना है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं लेकिन मैं वहाँ से लाना नहीं चाहता। अब जब मैं वहाँ पर आ गया, मुझे एक कॉल आती है, जी आप ओरिजिनल ताइक्वांडो सिखाते हैं। मैं क्या जी, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड वी आर लुकिंग फॉर अ ओरिजिनल ताइक्वांडो प्लेयर इंस्ट्रक्टर हु इज़ क्वालिफाइड फ्रॉम कोरिया। मैं क्या यस आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम कोरिया, ओके लेट्स हैव अ मीटिंग। मुझे आज भी याद है वो DHA फेज़ 5 में रहते होते, तो उस टाइम 2013 में वहाँ इतनी आबादी नहीं होती थी। मैं जी डरते 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 पहुँचा। पता चला उसका मियाँ गोरा है, ठीक है, डेविड नाम था। आज भी अगर वो सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। और उनकी जो मिसेस थी वो बड़ी कॉन्शियस होता है, गोरा बड़ा कॉन्शियस होता है, ख़ास तौर पे जब आपने दाढ़ी भी रखी हो। क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था दाढ़ी कटा दे जे तू अगे बढ़ना। मैं क्या सर तो कट जाएगी, दाढ़ी नहीं कटनी। अल्लाह ने रिस्क देना, अल्लाह ने वादा किया, मैं दाढ़ी की वजह से ये कोई चक्कर नहीं। सर जी मैं गया, उन्होंने मेरे का ID कार्ड दिखाया। मैं कहा ये ले ID कार्ड। मैं 2013 में मैं कहा यार पता नहीं। अच्छा जी बात क्या हुई हो जी, कितने पैसे आप चार्ज करेंगे। मैंने डरते डरते ना एम ही कहा कि 15,000। मैंने कहा वो कहेंगे ले मजाक कर रहा, 1500 2000 की फ़ीस होती है। सर निगोशिएट करते 12,000 पे बात आई, 12,000 फाइनल हो गया। मैंने वहाँ क्लासेस करानी स्टार्ट की, मेहनत की, ऑनेस्टली 2 महीने उन्हें क्लास करवाई। गोरों का ना एक कल्चर होता है, आपको जब एक क्लाइंट अच्छा मिल जाए और आप ऑनेस्टली उसको डील कर रहे हो ना, तो फिर क्लाइंट्स बच्चे देता। कैसे देता है, करते हैं। वो पार्टीज़ में गए, ओह डेविड यू लुक सो स्मार्ट, व्हाट आर यू डूइंग। आई एम डूइंग ताइक्वांडो। कैन यू प्लीज़ शेयर योर ट्रेनर्स नंबर। या श्योर दिस इज़ अरसलान। ठक कॉल आती है जी आ जाओ। 1 से 2, 2 से 3। अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद भाई, मैंने तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वो वाहिद ट्रेनर हूँ जिसने मोर देन 12 कंट्रीज़ के लोगों को ट्रेन किया है। उसमें बड़े कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ भी नहीं हैं। उसमें अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया। अब होता क्या था, जो सबसे मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट था माशाल्लाह वो जर्मनी चला गया। और बड़े डेजिग्नेशन वाले एक गोरे जो होते हैं यहाँ पे, आपको मैंने बताया सेंसिटिव होते हैं थोड़े, तो वो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया ना बच्चे देते हैं क्लाइंट। अब ये भी मेरे पास उसी रेफरेंस से आया था। और मज़े की बात ये है वो माशाल्लाह अब तो वो जर्मनी चला गया। उसने मेरे से तकरीबन 3 या 4 साल ट्रेनिंग की है। उसने बीच में कोई ट्रेनर चेंज नहीं किया। इवन मेरा बीच में एक मेरे साथ मिसहैप हुआ, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो उसने मुझे कॉल की। उसने कहा आके बैठ जाया करो, सिर्फ आपको कुछ फिज़िकल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सेट डाउन, मैं इंस्ट्रक्शंस ही दे दूंगा। तो वो समझ जाता था तो वो करता था। तो अब वो माशाल्लाह कोका कोला का कंट्री हेड था, जॉन गैल्वन। इस तरह जिस तरह मैं डेविड की बात बता रहा हूँ, ये इंटेल में काम करता था। इस तरह मैं अगर और लोगों के बताऊँ तो ये सारी क्रीम्स थी जो कि बाहर से आके यहाँ पर आके दे आर वेरी फिटनेस कॉन्शियस। और मैं अगर आपको कभी जॉन गैल्वन के बारे में बताऊँ तो उसकी एज अब तो मेरे ख्याल 50 के अराउंड होएगी। एंड ही इज़ स्टिल बेटर देन अ लॉट ऑफ टीनेजर्स। जो मेरे टीनेज के स्टूडेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो फिट है। बस एक चीज़ है उनमें, प्रोफेशनलिज्म। वो सुबह कराची से फ़्लाइट लेकर आ रहा है, 5 बजे लैंड कर रहा है, तो 6:30 बजे क्लास का टाइम है, उसने पहुंचना है। मैं उसे कहता हूँ कि यार रेस्ट कर लूँ, नो कम ऑन अरसलान लेट्स डू इट। तो ये चीज़ है। तो यही वो चीज़ें जो कि उन लोगों को हमसे कामयाब करती हैं। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं उसकी यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। मुझे याद है रमज़ान आया तो जो उसकी वो बनती थी ना, जो भी मुझे वो फ़ीस देता होता था, तो वो बाय द वे मैं सबसे एक्सपेंसिव ट्रेनर हूँ पूरे पाकिस्तान का ताइक्वांडो में। तो वो जो मुझे फ़ीस देता होता था ना, वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं थी, बाहर की करेंसी में। उस टाइम मैं लेता होता था, 2013-14 की आपको बात बता रहा हूँ। तो वो जो मुझे फ़ीस देता होता था ना, रमज़ान आया तो उससे मुझे फ़ीस दी। अच्छा मैंने कहा पहली दफ़ा इन्वेलप में दे रहा है, अदरवाइज़ तो वैसे कैश लाइक कर देता है। मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4, मैं क्या ये तो मेरे हो गए, ये क्या है, ठक 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 ठक। उसने कहा जी मेरी बीवी इंडोनेशिया की है और इंडोनेशिया का एक कल्चर है कि रमज़ान में ना हम टॉप अप करते हैं।
ऐड ऑन करते हैं, हमारा जितनी कम्युनिटी होती है जिनको भी हम पे करेंगे ना वो हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये नॉन मुस्लिम होके रमज़ान में हमारा ख्याल कर रहा है और मुझे बाकायदा चेयर रख के देता था कि तूने बैठ के करानी है बिकॉज यू आर फास्टिंग। हम यहाँ पे उल्टा हिसाब करते हैं रमज़ान के अंदर, मुनाफाखोरी, प्राइसेस इंक्रीज़ करना, ईच एंड एवरीथिंग। और चूँकि वो कोका कोला का कंट्री हेड था, जब भी उनकी कोई प्रोडक्ट का नया फ्लेवर आता होता था तो वो बाकायदा पेट खुद उठा के, जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होते, जाके मेरी डिग्गी में खुद रख के आता था। वो कंट्री हेड था। लाइक ही नो हाउ टू रिस्पेक्ट हिज ट्रेनर, डजेंट मैटर व्हाट्स द एज, वो हमेशा आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं आपके स्किल की। ऑन द अदर हैंड ये चीज़ जब मुझे बड़ी अर्ली एज में रियलाइज़ हो गई ना, तो मैंने कहा यार मैंने लोकल्स के साथ काम नहीं करना, बिकॉज उनकी एक क्लास मिस हो गई, उन्होंने फ़ीस देते हुए 100 नखरे करने, सर वो क्लास मिस हुई थी, मेकअप क्लास कर दें, ये वो। जो गोरा था वो अगर बाहर भी गया ना, टाइम पे फ़ीस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। मैं बल्कि उससे कहता था कि यू डिडंट हैड अ क्लास लास्ट मंथ, व्हाई यू आर पेइंग मी? नो, बिकॉज ही नोज़ कि आपके एक्सपेंसेस बिल्टअप हुए हुए हैं इस पे। तो अगर मैं नहीं की, ये मेरा कसूर है ना, आपका कसूर क्यों है? आपने मेरे लिए वो 1 घंटे की स्लॉट स्पेसिफिक किया। पाकिस्तानी को ये समझाना कि भाई मैं तेरे वास्ते घंटा स्पेसिफाई किया, जे तू 1 महीना नहीं की थी, तेरा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। नहीं तो मैं इसमें एक और क्लाइंट डील कर सकता था। तो ये फ़र्क होता है माइंड सेट का। यही वजह वो हमसे आ गए। जिस दिन हम भी वो अप्रोच अपने अंदर ले आएंगे तो आपकी फैक्ट्री चल रही थी, आपके क्लब चल रहे थे और आपने अमेज़ोन की तरफ आ गए। एक तो आप कारोबार करते हैं अमेज़ोन का और दूसरा करते हैं ट्रेनिंग। क्या अमेज़ोन में बड़ा लालच था या आपका इंटरेस्ट था? क्यों आप इस साइड पे आए? क्या उससे पेट भरता नहीं था? ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पेट तो भरता था, और मैंने आपको जिस तरह बताया कि पेट के लिए मैं कभी काम भी नहीं करता था। मेरी एक शुरू से बड़ी बुरी आदत है, बुरी कह लें, अच्छी कह लें, जो भी कह लें, मैं फ़ारिग नहीं बैठ सकता। इवन मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर भी मेरी जो भी छुट्टियां आती थी, मैं कभी घर बैठ के नहीं गुजारता था। मैं इंटर्नशिप्स करता था, प्रोजेक्ट्स करता था। इवन यूनिवर्सिटी में लोग फाइनल ईयर का एक प्रोजेक्ट करते थे, मैंने 2 किए थे। एक मैं मलेशिया जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करके आया था, और एक तो जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है। तो आई वॉज ऑलवेज़ बिजी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। अब ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ 2018-19 की, 18-19 वो टाइम था जब फैक्ट्री हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुकी हुई थी। जब 2013 में मैं गया, 2010 में मैं गया, 11 में गया, चीज़ें स्टेबल करते 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 हर चीज़ अब ऑटो पायलट पे चल रही थी। तो मैं देखता था, मैं सारा दिन सुबह जाता हूँ ऑफिस में, हर चीज़ ऑटोमेटिक चल रही है, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं सारा दिन फारिग बैठ के आया था, फारिग मेरे से नहीं बैठा जाता था। तो मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए जी, ऑनलाइन अर्निंग। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरी मिसेज़ कॉपी राइटिंग करती थी, उनसे किसी गोरे ने बुक लिखवाई अमेज़ोन FBA पे। तो उसने ना मेरे से एक बात की कि आपको पता है अमेज़ोन एक जगह है जहाँ पे ना आप अपनी इन्वेंट्री भेज देते हैं, फिर ऑर्डर आता है वो खुद करते हैं। मैंने इस पे बुक लिखी है रिसर्च करके, आप ये काम करें, हम वॉलेट्स तैयार करवाते हैं। हम क्या उत्थे कौन है, किनू भेजेंगे? नहीं नहीं, ये सिस्टम होता है। अच्छा, वो चीज़, मेरी एक आदत है, बेगम को मैं वक्ती तौर पर निगेट भी कर दूंगा ना, लेकिन वो चीज़ें मेरे बैक एंड पे चल रही होती हैं। फिर मैंने उस पर रिसर्च की। तो एक बात बताएं, ये बेगम को उनकी बातों को निगेट कैसे कर लेते हैं आप? इतनी बहादुर हैं? नहीं तो इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? आई एम ब्लैक बेल्ट 4 अभी भी अगर मैं बहादुर ना हूँ तो फिर और क्या? जब आप उनसे दूर होते हैं, बहादुर होते हैं? हाँ, इक्वली मेरा स्टेटस हर जगह इक्वल हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो। अच्छा, ये हमसे नहीं होता ऐसे काम। ये मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आप मेरे कोर्स में रजिस्टर हो। सही। मुझे लगता है ये सारा रोल माशाल्लाह उनका है, क्योंकि वो पहले से फ्रीलांसिंग भी कर रही थी और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आके आपको मोटिवेट भी किया होगा, और आपने फ्रीलांसिंग वाली साइड पे ये जो मीट मुगल चैनल बनाना, ये उन्हीं का ही कारनामा था। मैं तो बैठा अर्तगल देख रहा था कोविड के अंदर, और उन्होंने कहा आप क्या फारिग बैठे ड्रामे देखते रहते हैं? आपने दुनिया ट्रैवल की है, आप थाईलैंड गए हैं, चाइना, इतने ट्रिप्स किए हैं आपने, आप इनकी वीडियोज़ बनाया करें, आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, सारा कुछ आता है। लो जी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ा पंप होना। और मैंने जी, रमज़ान आ गया आगे कोविड में, तो मैंने क्या करना, रात सारी बैठ के वीडियो एडिट करनी, करके अपलोड लगा के सारी करके सो जाना। व्यूज़ कितने आने, उतने व्यूज़ आने जिनको मैंने करना जी। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यार मैंने चैनल बनाया ज़रा सब्सक्राइब कर लो। 35-40 व्यूज़, 35-40 व्यूज़। मैंने बड़ी मेहनत की उन वीडियोज़ की एडिटिंग में। फिर एक दिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि मेरा एक स्टूडेंट था, वह माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर है। तो उसने कहा सर आप ये क्या करते रहते हैं, लोग नहीं देखना चाहते आप कहाँ घूमे फिरे हैं, नो वन। ये तो आपके लिए शायद अहम चीज़ है, उनके लिए नहीं है। और दूसरी बात, इस नीश में हर बंदा ही लगा हुआ है। आप कारोबार करते हैं, लोगों को कारोबार करना सिखाएं। मैं यार क्या मैं रिक्शे बनाने सिखा दूँ? कहते नहीं सर आप अमेज़ोन करते हैं। मैं क्या ओके। ऐसे ही बैठा, मैंने ग्लास के अंदर अपना मोबाइल रखा दिया, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको सिखाऊंगा घर बैठे आप अमेज़ोन से कैसे डॉलर्स कमा सकते हैं। अच्छा, वो वीडियो बगैर किसी को लिंक शेयर किए ना, कोई 150-200 व्यूज़ पे गई। अब 150-200 व्यूज़ उस टाइम जहाँ आपको 35 व्यू आ रहे हैं, तो लोगों के तरले करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ये कर ले।
वो वीडियो चली, मैंने उस पर थोड़े से और कंटेंट बनाया, वीडियो चलना शुरू हो गई। मुझे लगा कि यार इस आवाम को डेस्परेशन है पैसे कमाने के लिए, और बात भी सही है। हम तरक्की तभी करते हैं ना जब हम पॉकेट में पैसे हों, तो फिर दिमाग भी चलता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, फैक्ट्री भी साथ साथ चल रही थी, मैं उस चीज़ों को प्लान करके नहीं चल पा रहा था, लाइक एक रिदम नहीं था। यूट्यूब का उस टाइम एल्गोरिदम यही कहता था, अब भी यार यही कहता कि भाई जो करो ना कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी नहीं थी, महीने में 2-3 वीडियोस आ रही थी। फिर मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे कोई बंदा चाहिए जो डंडा पकड़ के सर रिकॉर्डिंग द टाइम में भाई हो बस। मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, मेरे एक जानने वाले ने कहा यार ये एक बंदा है, आप इससे रब्ता कर लो। काफ़ी लोग आए, 2.5 लाख रुपया लवांगा, 3 लाख रुपया लवांगा हूँ। मैं कहा यार चैनल ये जो है ना वो 1200 सब्सक्राइबर पे बैठा, मैं 1.5-2 लाख कहाँ से दूंगा। फिर एक बंदा आया, उस बंदे को मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसने आके मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। उसने कहा जी क्या करते हैं ये? ओके सर, वीडियोज़ आपने तैयार की हैं? मैं कहा है वीडियोज़ कौन तैयार करता है? आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा? मैं कहा नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करा सकते हैं? उसने कैमरा खोला, मैंने उसे 3 वीडियोज़ बता दी। सर आपने कैसे बोला? मैंने कहा यार जो चीज़ आप खुद करते हो ना, जो चीज़ सीखी होती है, उसके लिए आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा आप कितना इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? मैंने कहा यार तेरे कैमरों की बैटरियाँ मुक जाएंगी, मैं नहीं बस करूँगा। अच्छा चलो जी। उसने वो कंटेंट उठा के अपनी कम्युनिटी में फेंका। वो मीडिया का बंदा था और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने बड़ा अरसा 3 साल इकट्ठे काम किया और फिर ऐसा हुआ कि ये चैनल ऐसा ग्रो किया। और चैनल का नाम बेगम ने रखा जी मीट मुगल्स। मैं उससे लड़ रहा हूँ, मैं कहा ये क्या नाम रख दिया मीट मुगल्स, ये क्या नाम होता है मीट मुगल्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ब्रांड है, वो एक नाम है। दुबई मूव हो गया, कौन सोचता था कि मीट मुगल्स यहाँ तक पहुँचेगा। वो एक नाम जो हमने लाइक शुगल में अर्तगल देखते हुए बैठे उस मोबाइल से चैनल बनाया था। तो ये अल्लाह ताला को पता होता है कि किस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेकर आना है। जो आप नहीं सोच रहे होते, जो आप प्लान नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह ताला आपके लिए प्लान कर रहा होता है और अल्लाह ताला आपके रास्ते से मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा होता है। उस बात तो ये ना, जो आज का 20 साल का नौजवान है ना, ये किसी वक्त एक दिन का भी होता है ना, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल ऐसी है। तो आगाज़ करना चाहिए इंसान को, छोटे से ऐसे ही लेवल है। से आगे बढ़ना चाहिए। बस कंसिस्टेंसी है, चलते रहें। बिल्कुल। आप अपना पाकिस्तान में मोस्टली वक्त नहीं गुजारते, दुबई में रहते हैं और यही काम जो अमेज़ोन वाला वहाँ से कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में दुश्वारियाँ थी इसकी अमेज़ोन के काम में? देखें दुश्वारियाँ तो थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इवन वहाँ रहते हुए भी जब दुनिया को पता चलता है कि वो हैव ग्रीन पासपोर्ट और पीछे हम पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, हमारे लिए अभी भी चैलेंजेस हैं और ये फैक्ट्स हैं, हमें इस पर मानना है। अब फैक्ट्स हैं, मान के या तो हम रोना शुरू कर दें, लो जी साडा कुछ नहीं बन सकता, साढ़े को ग्रीन पासपोर्ट है, एक तो वो कैटेगरी है। दूसरा कहते हैं ठीक है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन चेंज इज़ डायरेक्शन, डायमेंशन ऑफ एफर्ट। जो आप अल्लाह ताला ने आपके इख्तियार में दिया ना, आपको एटलीस्ट वो ज़रूर करना चाहिए, फिर भावें रोंदे रहना। मैंने सिर्फ यही किया और यहाँ पे रहते हुए अकाउंट साइन अप से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। आपको पता है ड्रॉप शिपिंग पे कितने अकाउंट सस्पेंड हुए और पाकिस्तान एक तरह की एक ऐसी लिस्ट में चला गया। अभी भी अमेज़ोन ऑफिशियली आपको नहीं कहता कि यू आर नॉट इन माई लिस्ट। पाकिस्तान अभी भी उनकी एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में है, बट आप जब यहाँ से अकाउंट साइन अप करते हैं, आपके नंबर पे OTP नहीं आता, अब चैलेंजेस आते हैं, आप फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो हम पाकिस्तानी ना, जुगाड़ तो ज़ाहिर है। तो लेकिन जब आपने कोई लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना होता है ना, तो एक बात याद रखिए, देयर इज़ नो जुगाड़। आपको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे प्ले करना है। फिर दूसरी बात, सेम चीज़ मैं यहाँ पर सिखाता था, लोगों को ट्रेनिंग करता था। यहाँ पे वही एक कॉन्सेप्ट आ रही मंजन सेलर। तो मैं तो बड़े अच्छे टाइम पे अपने आप को लेके, मैं पिछले 2.5 साल से UAE में जाके इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग करवाता हूँ और मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर आएगा भाईजान, बड़ा पैसा, दसो कितना पैसा। मैं कहना यार अमेज़ोन का पता क्या? नहीं। मैं कहा चल पहले 3 दिन की तू एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कर। मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग उन्हें करवाता हूँ, फिर उनका दिमाग खुलता है। कहते नहीं पाए ना, कम साढ़े आस्ते नहीं कहा। मैं कहा वेरी गुड। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि तुम्हें 3 दिनों में रियलाइज़ करवा दूँ क्या ये बिज़नेस मॉडल तुम्हारे लिए है या नहीं। हमारा एक सीधा सा फार्मूला कि भाईजान किसी का मुंह लाल होना, चपेड़े मार के अपना लाल कर लो। हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं है। हर बंदा रिक्शा नहीं बना सकता, हर बंदा वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग नहीं कर सकता। आपको पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ करनी है कि आप क्या कर सकते हो, फिर जो कर सकते हो ना और वो करते रहो। और इससे मुराद उस बंदे की अहलियत नहीं है। नहीं। बंदे कई डिफरेंट काम के लिए बने होते हैं। हम ना ईगो ले आते हैं, यार वो अमेज़ोन से इतने लाख कमा रहे थे, मैं क्यों नहीं कमा रहा, मेरे में कोई कमी है? नो, आप में कमी नहीं है। ये तो वही है ना कि लाइक आप एक शेर का मुकाबला एक मछली से कर रहे हो। मछली इज़ अ वेरी गुड स्विमर, शेर शायद पानी में नहीं सर्वाइव करेगा। तो देयर इज़ नो कंपटीशन, देयर इज़ नो कंपैरिजन। आपका कंपटीशन आपकी सेल्फ के साथ है और मैं हमेशा यही कंपैरिजन करता हूँ कि भाई मैं जहाँ कल था क्या आज मैं उससे बेहतर हूँ? अगर हूँ तो आई एम द विनर।
फिर मेरे ज़हन में एक सवाल ये है कि आप ऑनलाइन जो कोर्स करवाते हैं अमेज़न का, ये कोर्स में मोस्टली लोग तो पाकिस्तान में होंगे ना, जो लोग शायद पाकिस्तान से बाहर जा ना पाएँ। अब आपके पास देखें सहूलत थी, आप बाहर चले गए, आप यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आप करवा रहे हैं, क्या ये लोग कामयाब हो जाएंगे या इनके रास्ते में कितनी सख्त दुश्वारियाँ होंगी? क्या इसके पार जाते भी हैं? सर ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जितनी तगड़ी आपकी जुस्तजू उतने तगड़े रिजल्ट्स। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक बच्चा रेफ़र किया था, राफे नाम है उसका, अगर वो सुन रहा हो। उस बच्चे के फादर की भी डेथ हो गई। उसने पहले मेरे से कोर्स किया, मेरा छोटे भाई थे उससे भी कोर्स किया, सारा कुछ किया, उसने रास्ते निकाले। उसने पहले प्राइवेट लेवल का कोर्स किया, उसे रियलाइज़ हुआ इट्स नॉट फॉर मी। उसने होल सेल का किया, उसने कहा येस इट्स फॉर मी। उसने करना शुरू किया, अल्लाह ताला ने उसे क्लाइंट भी दिए। जुस्तजू हो, मेहनत हो, कंपिटेंसी हो, क्लाइंट मिलता है। लोग कहते हैं ना क्लाइंट नहीं मिलता, मैं कहता हूँ यार देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर स्किल्स, ऑन योर एबिलिटी। पहले उसको फिल कर लो, क्लाइंट मैग्नेट की तरह आपके पास आता है। उसको पहला क्लाइंट मिला, माशाल्लाह उसने इतना कमाया, अपने घर को स्टेबल किया, फादर की डेथ हो गई, उसने पूरा संभाला। इस टाइम वो खुद उठ के यूएई चला गया। इफ़ ही कैन तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात, मैं यूएई इसलिए गया कि मेरी ऑडियंस अब ये कंट्री नहीं था, क्योंकि ये कंट्री जो है ना, यहाँ पर और बड़े सिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस टाइम पाकिस्तान से स्टूडेंट नहीं आता, अब मेरे पास वो स्टूडेंट आता है, फ़िल्टर होके आता है। अब देखें बात ये, अगर मैं भी मंजन सेलर होता ना तो आज मैं क्विट कर चुका होता, मेरे भी कोई और ब्रांड्स होते, मैं कोई और कमा लिया होता, सारा कुछ ये होता। मैंने ट्रेनिंग से कुछ नहीं कमाया। मेरे जो कंपेटिटर होंगे शायद उन्होंने बहुत कुछ कमाया, मैंने ट्रेनिंग से आज तक उतना नहीं कमाया। इतना कमाया कि मेरा ब्रेक इवन था, मेरे एक्सपेंसेस निकलते थे, जो मैं टाइम लगा रहा होता था, इट वाज ओके। एसेट्स नहीं बिल्ड किए मैंने, ट्रेनिंग से नहीं बिल्ड किए। लोग ये समझते हैं कि मेरे सारे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी अब मेरा क्लाइंट कौन है? मेरे पास अभी भी इटली से स्टूडेंट हैं, कनाडा से हैं, यूएसए से हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो वाकई ये काम करना चाहते हैं। प्राइवेट लेवल की मद में तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जब तक आप उस कंट्री में नहीं बैठे ना, आपने प्राइवेट लेवल से दूर रहना है। पहला आप अपनी, इवन मेरे पास अभी इटली की एक क्लाइंट आई है, स्टूडेंट आई है, उसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ। सर मैंने यूएस में काम करना है। मैं क्या, हैव यू ट्राइड इन इटली? उसका नो। मैं क्या, पहला तो यहाँ से करना, जिस कंट्री में आप बैठे हो पहले वहाँ पर उस बिज़नेस में मार खा लो, थोड़ी मार पड़ेगी ना, तो फिर ठीक है। यूएई में क्यों गया? यूएई में मार्केट अच्छा स्कोप है, और मैं 2.5 साल से लोगों को बता रहा हूँ कि यार इसमें पोटेंशियल है, लेकिन लोग वहाँ पे गलत तरीके से अमेज़ोन को डील कर रहे हैं। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग थी, इसी तरह वहाँ पर लोगों ने होल सेल का एक मॉडल बनाया हुआ है। बट देयर इज़ नो होल सेल मॉडल इन यूएई। यूएई में कामयाबी का एक फार्मूला है, प्राइवेट लेवल। फ़ायदा क्या है? कम पैसों में हो जाता है। लोग कहते हैं छोटी मार्केट है, भाई अमेरिका में 50 यूनिट बेच के जितना मुनाफा कमाना है, उधर आप 10 बेच के उतना कमा लोगे। तो अक्लमंद के लिए तो ये है कि कम कैपिटल में मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। प्राइवेट लेबर करना हो तो कितना खर्चा कम से कमा सकता है किसी? डेफिनेटली ये कोई होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन किसी चीज़ को कोई सस्ती चीज़ लेके जो मार्केट में जिसका पोटेंशियल भी हो। शिजाद भाई देखें, मेरा जो सिंपल सा प्रिंसिपल होता है ना, मैं अपने स्टूडेंट को भी जो सिखाता हूँ कि भाई कोई भी बिज़नेस करना हो या कोई भी प्रोडक्ट बेचनी हो, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, गुड प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, इस प्रिंसिपल पे उतर रही है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन। हाई डिमांड मिल जाती है, लो कंपटीशन नहीं मिलती। ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना एक अचीवमेंट होती है। जब ये प्रोडक्ट मिल जाती है, देन यू कैन से ओके इतना बजट चाहिए। सेकेंडली, अब वो प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट 10 दिरहम है तो बजट कुछ और है, 100 दिरहम है बजट कुछ और है। ठीक है, लेकिन अगर 10 को किया हो आपने नहीं, अगर मोटी मोटी आप एक फिगर कह लें तो अगर आप यूएई में काम करना चाहते हैं, अपना प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास 15,000 20,000 दिरहम होना चाहिए। आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 7 डॉलर या 20,000 को अगर आप इस टाइम 80 का भी लगा लें, 80 का तो नहीं है, बहुत कम है, तो 16 लाख 16-17 लाख 2 मिलियन जेन में रख लेना, खुला डुल्ला आप रखें। 20 लाख में आप वहाँ पर कर सकते हैं। यूएस के अंदर 20 लाख में देखें, कारोबार स्टार्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील, कमाना इज़ अ बिग डील। प्रॉब्लम ये आती है, लोग बड़े सारे स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, आपको मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलते, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि लोगों को ग्रैब करके अट्रैक्ट करके लाऊं। मेरे से बड़े लोगों ने कहा कि सर कोई प्रूफ दिखाएं, मैं नहीं दिखाना है, मैंने आपके तरले कर रहा हूँ कि मेरे से सीखो। कहता नहीं सर, मैंने नहीं दिखाना है आपको। इवन तो मेरे से ट्रेनिंग भी करोगे ना, तो मैं अपने क्लाइंट्स की सीक्रेसी रखता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं दिखाता। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पहला रूल है, और जो मैं साइन करता हूँ, कमिटमेंट इज़ फर्स्ट थिंग। मैं स्टूडेंट घेरने के लिए किसी क्लाइंट का अकाउंट दिखा दूँ, और मुझे क्या नहीं पता होता, जब भी कोई मैं वीडियो देखता हूँ ना स्क्रीनशॉट्स वाली, तो मैं पीछे से हंस रहा होता हूँ यार, अच्छा
इसके पीछे पीपीसी का कितना एक्सपेंस है किसी को नहीं पता। और मेरे पास शुरू में बहुत केसेस आए जब पाकिस्तान में पीक थी, स्क्रीनशॉटों की रेसें लगी होती थी, 2 इदारे थे यहाँ के बड़े, उनकी रेसें चल रही होती थी, ये जी $50,000 की सेल, ये हो गया। उनमें से एक $50,000 का स्क्रीनशॉट लगा, बंदा बड़ा फेमस था वो, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो पीछे कुछ मामलात में इंगेज भी रहा। उसका अकाउंट की एक्सेस मेरे पास भी थी क्योंकि मैं भी उसको सर्विसेज दे रहा था। मैं कहा यार मुबारक हो, तूने $50,000 की सेल कर दी। कहता क्या मतलब? कि मैंने कहा यार फलाने इदारे ने तेरा स्क्रीनशॉट हो गया। उसने इतनी लंबी लंबी गालियाँ निकाली। मुझे तो पता था क्या, $50,000 की सेल और जो उसका एक्सपेंस हो चुका है वो $75,000 है। ऊपर वाला $25,000 पीपीसी कैंपेन्स पे लगा हुआ है, वो स्टूडेंट को नहीं नजर आ रहा। स्टूडेंट इससे फैसिनेट हो रहा है, यार $50,000, ओह वाओ, 10% भी कमा रहा हो तो आप देख लें जी, $5,000 तो प्रॉफिट ROI माइनस में है। और लोगों को कौन सा सेम लाइक शॉपिफाई, लोग स्क्रीनशॉट देख के देख रहे हैं जी आज मुझे 500 ऑर्डर आ गया। भाई कमाया क्या? ये कोई नहीं आपको बताएगा। एट कॉस्ट के आपको कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर कोई शख्स आपके पास एक बजट लेके आए, क्या आप उसे पूरी सर्विस फ्राहम करते हैं कि उसका बिज़नेस चल जाएगा? यानी जब तक ना चले आप उसके साथ रहेंगे, तगदो करते रहेंगे? अगर ऐसा हो तो कितना बजट कोई लेके आ सकता है जिसके लिए आप ये काम कर सकते हैं? देखें इसकी मिसाल ना मैं एक लॉयर की देता हूँ। आप लॉयर के पास कोई केस लेके जाते हैं, वो अपनी पूरी जान लड़ाता है उस केस को फाइट करने में, बट केस विन एंड लूज की कोई गारंटी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। और वो अपनी जान लगाने के पैसे ले रहा होता है, हम सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। देखिए हमारी तो कोशिश होगी ना हमारा क्लाइंट कामयाब हो। ये क्लाइंट, मैं छोटी सी बात इसमें बता दूं कि मैं खुद ये सर्विस कुछ लोगों को देता हूं जिनका बजट हाई होता है। बस मसला ये है उनसे जो कमिट हम करते हैं कि हम अपनी पूरी अटेंशन और एफर्ट्स देंगे, बाकी देखें नसीब से हम लड़ तो नहीं, दैट्स फॉर श्योर। मैं अभी भी आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। लोग मेरे पास पीछे उठते सर हमारा अकाउंट मैनेज कर दें। जब तक मेरे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं होती मैं नया क्लाइंट नहीं पकड़ता। ऐसा नहीं है कि अगला पकड़ो और पिछले वाले को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जिससे कमिट किया है उसको एंड तक लेके जाना है। मेरे पास स्लॉट निकलेगी, कम से कम कितने पैसे, मैं कितने पैसे दूँ आपको तो आप मेरे बिजनेस मैनेज कर देंगे सारा? सर किस मार्केट प्लेस में और किस प्लेटफॉर्म पे? इसमें ना इन्वेस्टर कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि आप खुद से देख लो कहाँ प्रॉफिट है। नहीं सर, जो इस तरह वाले लोग होते हैं ना, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता। देखें उसकी बात है, मैं आपको बात बताता हूँ। नहीं, इन्वेस्टर तो फिर यही है ना, जिनके पास नॉलेज होगा वो तो कुछ थोड़ा सा और भी। सर बेसिक नॉलेज हो ना, मैं इन्वेस्टर को कहता हूँ कि सर मुझे पीपीसी के लिए $5,000 चाहिए। पाइनो वो क्यों होता पीपीसी क्यों होता सर? मार्केटिंग के लिए और स्टार्ट में ना हमने प्रोडक्ट्स को फ्री गिव अवेज करने। मैं तो नहीं गिव अवे देने, क्यों दे ये मुफ्त के सिर्फ प्रोडक्ट? ऐसे बंदे के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। सही है, माइंडसेट ज़रूरी है। मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 3 दिन की इन्वेस्टर को क्यों करवाता हूँ? उसको A to Z सिखाता हूँ, भाई इस रोड मैप से हमने गुजरना, तैयार हो? मैं तुमसे पीपीसी के पैसे मांगूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं आउट ऑफ स्टॉक होने लगूँ, मुझे अगली इन्वेंट्री रीस्टॉक करनी है। तुम कहोगे नहीं यार अभी नहीं, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने जो इतनी मेहनत करके पीपीसी करके एक चीज़ को रैंक करके पहले सफ़े पे लाया, तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक करवा दोगे, आखिर पे फेलियर तो मैं ही हूँ ना। तो कहोगे यार चंगा तू मेरा पैसा डुबाता, मैं डुबाया? तो उसके लिए उसको ट्रेन करना, मेंटली बताना। अमेज़ोन एक बड़ा डिफरेंट मॉडल है। देखें लोग मेरे से इसकी सक्सेस से पूछते हैं, मैं तो कहता हूँ यार रोज़ाना कितने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं? लाहौर में बैठे ना MM आलम रोड पे चले जाएं, क्या आज वहाँ पर वही रेस्टोरेंट्स हैं जो आज से 1 साल पहले हैं? सिर्फ 1 साल की बात करता हूँ, कितने खुले कितने बंद हुए? वो आपको कोई सर खान दा बिजनेस तो बड़ा कमाल देगा। कैसा है बिजनेस? कोई भी है, कामयाबी नाकामी सब कुछ होती है। हाँ, प्लान करके स्ट्रेटजी लेके पॉकेट में उतना कैपिटल और बड़े डिज़ास्टर को जेन में रखते हुए चलते हैं तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस मकसद ये होता है कि जो बंदा मुझे आगे कहता है सर मैनू नहीं पता ऐ पढ़ो पैसा मैनू डबल कर दो या इतने % प्रॉफिट, मैं उसे कहता हूँ यार जाके बैंक में रख दे, कोई और काम कर दे, ये काम तेरे लिए नहीं। डबल शॉट ढूंढे सर ऐसा काम ही नहीं ना होता हमारे पास। मेरे साथ वो बंदा चलता है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। मेरे 90% क्लाइंट मेरे स्टूडेंट होते हैं। उन्हें पता होता है कि सर के हाथ में हमारा पैसा सिक्योर है, मरता नहीं। सर जानबूझ के हमारा पैसा कुएं में नहीं डालेंगे। अक्सर होता है वो मुझे एक्सेलरेट कर रहे थे, सर ये पैसे पकड़ें, ये प्रोडक्ट मंगवा लें। मैं कहता नहीं यार मुझे इस पर रिसर्च करना है, गिव मी सम टाइम। जब तक मुझे मेक श्योर नहीं होता, और मैंने अपने कुछ अकाउंट्स रखे होते हैं जिन पे मैं प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता हूँ, चल जाएँ फिर मैं उनका पैसा उनके अकाउंट पे लगवाता हूँ, उससे पहले मैं वो रिस्क नहीं लेता होता। तो ये सिचुएशन होती है। कोई मेरे पास ये बंदा आता है ना, सर जी ये पकड़े पैसा, महीने का कितना देंगे? मैं कहता हूँ यार ये नहीं, जाके बैंक में इन्वेस्ट कर दो, देयर आर थाउजेंड ऑफ बिजनेस। हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं, 2 मिलियन दिरहम है,
आओ तो मैं यूएई का गोल्डन वीज़ा ले देता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। लो सर प्रॉपर्टी तो बाय करती है, उन्हें मैनेज कौन करेगा? मैं कहा हम मैनेज करेंगे, हम 20% चार्ज करते हैं उसका, हम प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। क्लाइंट लेकर आना एयरबीएनबी से, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में लेकर आना, उसकी हाउस कीपिंग से लेकर उसकी मेंटेनेंस से लेकर सारा हम करते हैं। उस 20% के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होता है 80% हम उसको देते हैं। यार ये बिज़नेस तुझे सूट करता है? क्यों? तू वो बंदा है कि यार मेरे पास 1 करोड़ है ना, मुझे बता ना ला की रहा है। इसमें तो भाईजान प्राइवेट लेवल के अंदर तो मैं कहता हूँ भाई जो फालतू पैसे ना वो मुझे देने हैं तूने, और भूल जाना है। इतना जिगरा है तो आ जा, नहीं जो करा ना करता रहे, संभाल के रख, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं सबको भी यही मैसेज देता हूँ कि यार जब तक किसी बिज़नेस का आपको खुद नॉलेज नहीं हो ना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। इट डजेंट मीन कि आप खुद करो, लेकिन उसका नॉलेज लेना आप पे फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ आप ब्लेम नहीं कर सकते वो मेरे पैसे लेके दौड़ गया। और पाकिस्तान में अमेज़ॉन बदनाम इसी वजह से हुआ। यहाँ पे गोरा क्लाइंट आया, वीएस ने उनको लूटा। मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पे एक माड़ा सा माड़ा वीए भी जो है ना वो $250-300 महीने का लेता। भाईजान मैं इंज कर दूँगा, आपका ब्रांड बना दूंगा, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ओके भाईजान शुरू कर दे, $250-300 ओके। कितना टाइम लगेगा? सर टाइम नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, ये साल हो जाता है। ठीक है, आप उसे $300 दे रहे हो महीने का, 36,000-3,600 उसकी पॉकेट में चला गया। आखिर वो साल भर कहता सर नहीं प्रोडक्ट नहीं चल रही, मतलब यार आप कोई और वीए ढूंढ लें। आप फ़ायदे में लॉस में? ऐसी क्यों? आप टोटली उस पर डिपेंडेंट है। हाँ अगर आपको काम आता होगा, इतना आता होगा कि यार क्या अभी तक तो प्रोडक्ट नहीं निकाल सका, सर मैं निकाल रहा हूँ, अच्छा चल नहीं फाइनल हुई ना, स्प्रेडशीट में डाटा एंटर कर रहा है ना डेली बेसिस पे, मुझे गूगल ड्राइव तो शेयर कर, मैं खुद भी एनालाइज करूँगा तो किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। अगर आपको खुद नहीं पता BSR क्या है, बेस्ट सेलिंग क्या होता है, कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, रिव्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं चल रही, हैवी प्रोडक्ट में तो नहीं वो काम कर रहा, जब तक ये बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी आप टीम से काम नहीं ले सकती। बिल्कुल ऐसी अगर आपको कोडिंग नहीं आती ना और आप कहो जी मैं कोडिंग वाले एक्सपर्ट रख के काम करा लांगा, नहीं करा सकते सर। टेक्निकल काम हो तो हमें पहले खुद से इल्म होना चाहिए। ये बिजनेस मॉडल है, ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँ, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे इतना प्रॉफिट आएगा। इट्स अ बिजनेस मॉडल, इट्स ई-कॉमर्स। जैसे आप नॉर्मल कॉमर्स करते हैं ना, दुकान खोली, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, 6-6 महीने दुकान लॉस में रहती है, बिल्कुल उसी तरह ये ई-कॉमर्स है, ये ऑनलाइन दुकान है। कब प्रॉफिट में होगी कोई बंदा आपको लिख के गारंटी नहीं दे सकता, और अगर कोई कहता है ना मैं लिख के गारंटी देता है, वो सबसे बड़ा स्कैम है। अच्छा, अमेज़ॉन का बिज़नेस जिसने करना हो इसमें कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और सबसे अहम कौन सा है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक प्रिंसिपल बताया था, हाई डिमांड लो कंपटीशन विद गुड प्रॉफिट मार्जिन, आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है। नीश या प्रोडक्ट रिसर्च? आप प्रोडक्ट कह लें या कुछ भी आप नीश में काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करें, बिजनेस को कामयाब करने के लिए हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रॉफिट। अमेज़ॉन के अंदर भी यही फार्मूला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट मिल जाती है जो हाई डिमांड होती है, लो कंपटीशन होती है, निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो अगले पार्ट पे आते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी पे, वहाँ आके वो मार खा जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अलीबाबा पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, लिखेंगे जी स्ट्रॉ की प्राइस लेंगे, वाह यार यहाँ तो $1 का लगा, इधर $50 का बिक रहा है, भाई हम तो मिलियनर बन रहे हैं, $49 का। ऐसा नहीं होता। अलीबाबा पे जो लिस्ट लगी है ना, वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की लगी है। जब आप सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आप स्पेसिफिकेशन शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर वो जो आपको प्राइस देगा ना, वो $20 की देगा। आपको कोई यार ये क्या है? अच्छा, अब उस $20 में आपने अमेज़ोन के चार्जेस भी कैलकुलेट करने हैं, सारा कुछ करना है, आखिर पे आपको कोई यार ये तो कोई $1-1.5 बच रहा है। तो मेरा ये होता है कम से कम 25 से 30% अगर आपको बच रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आके फंसते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट ढूंढी हुई है, राइट सोर्सिंग नहीं मिल रही। अच्छा चलो सोर्सिंग भी मिल जाती है लोगों को, अगली प्रॉब्लम होती है कि सर हम लेकर कैसे आएंगे। अब मैं जो यूएई में गया हूँ ना, यूएई में मेरा जो ज़्यादातर काम है या ज़्यादातर हमारी जो परसेंटेज ऑफ टीम जो इंगेज है ना, वो सोर्सिंग में है। हमारा काम क्लाइंट के लिए चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करना अच्छी प्राइस में, सोर्स करने के बाद उसको यूएई में लेकर आना, कस्टम क्लियरेंस सारा कुछ। क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि सर अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, 500,000 पीसी सिर्फ मंगवाना है, हम अभी कंपनी नहीं रजिस्टर करवाते। जब वो कंपनी नहीं रजिस्टर करवाते, या मिसाल के तौर पर उन्होंने ई-कॉमर्स लाइसेंस भी लिया हुआ और उसमें इंपोर्ट की कैटेगरी नहीं है उनके पास, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे मंगवा के क्लियर करके उनको डोर स्टेप पे दे देते हैं, लें भाई आपकी प्रोडक्ट आ गई, अब आप इसे चाहे शॉपिफाई पे बेचें, चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचें, चाहे अमेज़ॉन पे बेचें, इट्स टोटली अप टू यू।
तो ये जो वहाँ पर सबसे बड़ा मुझे गैप नज़र आया था लोगों में, वो यही था कि लोग प्रोडक्ट भी ढूंढ लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि यार चाइना से चीज़ लेकर कैसे आनी है। वो एक ख्याली दुनिया में रह रहे होते हैं कि यार अली बाबा पे, मेरे साथ बहुत सारे लोग करते हैं कि सर आपने जो प्राइस कोट किया अली बाबा पे तो इतने की लगी, मैंने कहा जाके ले लो। वो जब सप्लायर से रब्ता करते हैं वो मेरी प्राइस से भी $2 ऊपर जाके उन्हें कोट करता है। क्यों? ये बेसिकली एक जिस तरह हम थंबनेल्स बनाते हैं ना आई कैच करने के लिए, क्लिक बेट के लिए, उन लोगों ने भी लिस्टों के अंदर जो प्राइसें लिखी होती हैं ना, गौर करें तो वहाँ पर प्राइस एक नहीं लिखी होती, लिखी होती है फ्रॉम $1 to $100। अब आप $1 दे के ट्रैक्ट होकर वहाँ चले गए हो, लेकिन जब आपने अपनी स्पेक्स बताई कि यार मुझे स्टेनलेस स्टील का चाहिए, ये चीज़ उसमें होनी चाहिए, साथ उसकी पैकेजिंग चाहिए, इस पर मैंने अपना लोगो भी प्रिंट करवाना है, इस पर ये भी करना है, साथ में इसके की चेन भी लगाऊंगा, तो भाई उसकी प्राइस जो है ना वो $30 $35। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो लोग यहाँ पर आ गए। और दूसरी बात, अगर आपने सोर्सिंग करनी है और तगड़ी सोर्सिंग करनी है तो बाज़ वक़्त आपको अली बाबा से हटना पड़ता। मैं 90% सोर्सिंग अली बाबा पे नहीं करता। आप कहेंगे सर आप कैसे करेंगे? मैं इतनी बार चाइना गया, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं कस्टमर की प्रोडक्ट उनको भेजता हूँ, यार मुझे निकाल के दो। वो मुझे जो प्राइस ला के देते हैं वो अली बाबा पे मुझे आज तक नहीं मिली। हाँ, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांजैक्शन थ्रू मैं अली बाबा करवा देता हूँ, तरह के ट्रेड एश्योरेंस रहे, पैसे उनके ना जाएं। अगर एज़ पर कमिटमेंट प्रोडक्ट ना आए तो क्लाइंट के पास राइट है पैसे अपने क्लेम करने का अली बाबा से। थोड़ी सी फीस लेता है अली बाबा, बट मैं भी सेफ सिक्योर हूँ, क्लाइंट भी सेफ एंड सिक्योर है। तो ये एक पूरा मॉडल है जिस पर मैं काम करता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करता हूँ और चीज़ हम जो है ना वो एक मुझे कॉन्टैक्ट का पता है आपका, पहले काफ़ी अरसे से कह रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ कहो चाइना में, वो चाइनीज जो हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा, मुझे नाम भी ऐसे याद है उनका। किनका? समर। हाँ नहीं, दैट इज़ अ वन लिटिल, वो ऑटोमोबाइल लाइन में है। नहीं, मुझे उनका वो स्टाइल बड़ा पसंद था। हाँ, जो यहाँ पे आके कह रही हैं कि आप कुछ चीज़ मंगवाना चाहते हैं मंगवाएं, वो खुद पैसे इन्वेस्ट भी कर देती हैं यहाँ पे। ऐसे ही है। बिजनेस लोग, बड़े लोगों ने ऐसे करते हैं। सर पाकिस्तान में तो अब आप देखें ना, चाइनीज़ आपको गली मोहल्लों में मिलते हैं। आप इवन दुबई में आप चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स चाइनीज़ ने खुद खोल लिए हैं यहाँ पे। तो उन्हें पता है कि यार ये एक मार्केट है जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, और वो रिटेल प्राइस पे चीज़ बेचते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आप किस साइड पे जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है, मैंने कभी अपने आप को इस पे बाउंड नहीं किया। मैंने हवा के दोष पे अपने आप को छोड़ा होता है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मेरा अमेज़ोन का काम होएगा, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मेरा यूट्यूब का होएगा। नहीं, फिर अगर अमेजोन में कुछ रास्ता नज़र ना आया तो आप छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं नज़र आएगा? अमेजोन अगर नज़र ना आए, कुछ भी तो पॉसिबल है। देखें, बात ये होती है कि आपने जब रास्ता सेलेक्ट किया, वो कायदे अज़म कहते हैं ना, कोई फ़ैसला करो तो पहले 100 बार सोच लो, फिर जब तो कर लो तो फिर नहीं हटना। तो आप जब किसी फील्ड में आओ तो 100 बार एनालिसिस करके हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेज़ोन बंद हो जाए, वो $1 ट्रिलियन कंपनी। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर बंद हो गई तो बीइंग ए मुस्लिम मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने कोई अगला प्रोजेक्ट मेरे लिए ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। मैं अपने आप को इस चीज़ में इंगेज नहीं करता कि मुझे 1 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है। जो मैं आज कर रहा हूँ मेरा उस पर फोकस है। और एक और मेरी गंदी आदत है, मेरे पास पैसे नहीं सेव होते। मेरे सारे बड़े मुझे तंग करते हैं कि यार तू पैसे नहीं सेव करता। मेरे पास थोड़े से पैसे आते हैं, मैं अपनी ट्रैवलिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ द, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करते हो। मेरे चाइना में कॉन्टैक्ट्स कैसे बने हैं, थाईलैंड में कैसे हैं, इवन दुबई के अंदर कॉन्टैक्ट्स के हैं, ट्रैवल, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि यार है आवारागर्दी करता रहता है, ये चीज़। नो, शायद मेरा बैंक अकाउंट सारे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जो मेरे मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स है ना, इनकी वर्थ $1 बिलियन की है। तो यही मैं सबको भी यही कहता हूँ कि यार जो भी कमाओ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। लोगों के पास करेज नहीं होती। पिछले दिनों मैंने एक स्टेटस लगाया था, आधे लोगों के तो वो ऊपर से गुजर गया। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना आता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें खर्च करना आता है। मैं तो कह रहा हूँ इस पर भी एक क्रैश कोर्स होना चाहिए कि पैसा कैसे खर्च करना चाहिए। अभी ना मेरे पास आए उस्मान चुताई साहब और साथ में शाह जोया साहब। हम एक दिन इकट्ठे कहीं बैठे थे, तो हमारे एक और मुश्तरका बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब। बिल्कुल, उनको ये दोनों दोस्त अपने गुरु समझते हैं। मुझे कहते हैं, शाह भाई कहते हैं कि गुरुजी पता नहीं क्यों कहते हैं हमें कुछ, कई बार उनकी समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या? कहते मैं चाइना गया तो मुझे ना 2 हफ्ते की मेरी वहाँ पे ना रहाइश थी चाइना में। मुझे कहते हैं तुमने रोज़ाना 1 लाख रुपया यहाँ पे खर्च करना है। तो खर्च अब तुम एंटरटेनमेंट भी करो या कुछ खाओ पिए या कुछ वैसे शॉपिंग कर लो, कुछ भी व्हाट्सएवर, लेकिन तुम इस पर खर्च करके आना 1 लाख रुपया पर डे। तो कहते हैं इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो मैं असल में ना बड़े ऐसे से ये चीज़ का एडवोकेट हूँ। जो मेरे गुरु जी कहते थे कभी,
वो कहते हैं आप स्पेंड करने की आपको आदत पड़नी चाहिए। आप वैल्यू पुट करते हैं माशरे में, स्पेंड करने के बाद किसी और के रोजगार चलते हैं, पूरी चेन चलती है, इकोनॉमिक साइकिल पूरा चलता है। आप पैसा कहीं रोकेंगे ना तो वो फ्लो रुकेगा और वहीं पे बरकत भी खत्म हो जाती है। और एक मजे की चीज़ ये भी है, जो बंदा स्पेंड करता है ना उसको किक मिलती है, मैं और काम करूं और कमाऊं, मैं इस लाइफस्टाइल का आदी हो चुका हूं। मुझे एग्जैक्टली यही लाइफस्टाइल चाहिए। फिर वो मज़ीद पैसे कमाता है, मज़ीद स्पेंड करता है। और जिनको सेविंग की लत लग जाती है ना शहजाद भाई, वो फिर चाहे बड़े बड़े सियासतदान हो, उनका पेट नहीं भरता। तो जो है जस्ट स्पेंड इट। हाँ, ऐसा फजूल खर्ची नहीं करो, वो वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको पता है कि यस मुझे यहाँ से आउटपुट मिलनी है। आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन्हें ट्रैवल करवा रहे हो, उनका एक्सपोजर बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप किसी गलत चीज़ में ना पड़ें, गलत एक्टिविटी में ना पड़ें, गैर शरई मतलब जो हमें मज़हब रोकता है वहाँ से आप इज्तनाब करें। और ज़रूरी नहीं होता कि आप उस महफ़िलों में जाना छोड़ दें, आप उन कंट्रीज़ में ना जाएं कि नहीं जी ये तो गैर मुस्लिम है, जाएं। क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा कि फैलो भाई इस्लाम। मैं चाइना जाता हूँ, हज़रत साद बिन नबी वक़ास का वहाँ पे मज़ार है। अगर वो भी कहते नहीं मैंने अरब में रहना, तो आज इस एरिया में इस्लाम कैसे आता, वो निकले। तो आप एम्बेसडर हैं अपने इस्लाम के मज़हब के, प्लस आप अपने कंट्री के एम्बेसडर हैं। तो जहाँ पर भी जाएँ ऑनेस्ट रहें, लोगों से मुस्कुरा के मिलें, अच्छे तरीके से मिलें, ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन लें कि यार मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं। यस, क्योंकि दीन अखलाक का जो आला तरीन मेयार है ये हमें इस्लाम ने दी है। बिल्कुल, और हमें उसका एम्बेसडर बनना चाहिए। बाहर लोग हमारे अखलाक से मुतासर हों, हमारे कहने से नहीं। एग्जैक्टली। अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का पॉडकास्ट बड़े मज़ेदार रहा। और मैंने बाउंसर वैसे काफ़ी सारे करवा लिए हैं, करवाने की मैंने कोशिश की है। असल में ना मेरा ये ख्याल रहता है कि जो हमारी जो ऑडियंस सुनना चाहती है ना, हम उनके दिल में जो सवाल होते हैं वो सवाल पूछें। इसमें बिल्कुल ख्याल ना करें कि कोई हमारी दोस्ती या कुछ भी और, तो उसके जवाब मिलने चाहिए उनको। उसकी वजह सबसे पहले माइंड सेट चेंज हो। माइंड सेट चेंज होता है जब ट्रांसपेरेंसी आती है। तो सख्त बातें तो करनी पड़ती हैं। मुझे उम्मीद है आपने माइंड नहीं किया होगा। नहीं, बल्कि जो मैंने बातें की होंगी वो शायद बहुत सारे लोगों को शायद चुभी ना हो। नहीं, उसके लिए माजरत। नहीं, कोई दोस्त माइंड नहीं करते। हम कई बार ऐसे ना आदत हमने डाल ली ऐसे की, ताकि हम सख्त बातों को अच्छे अंदाज से बर्दाश्त करें। देखें, इख्तिलाफ राय होना एक अच्छी बात है। इट डजंट मीन वी आर एनिमीज। बहुत सारी बातों पे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी ये राय है, इट्स ओके, इट्स फाइन। दुनिया इसी बेस पे तरक्की कर रही है। हम यहाँ पे इख्तिलाफ राय को दुश्मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, अपना कंपेटिटर बना देंगे कि नहीं भाई इसने ये बात क्यों की। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं आप थोड़ा सा आखिर पे बस मुख्तसर सी बात करूँगा, यार तुम अपने उस उस्ताद के साथ बड़ा फिरते हो, तुझे पता है उसके अंदर ये मसले हैं। मैंने कहा यार मेरा सिंपल सा फार्मूला है, मैं तो हर बंदे से पॉजिटिव चीज़ पिक करता हूँ, आगे चला जाता हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है उसकी नेगेटिव चीज़ें देखने का। तो आप लोग भी अगर तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं भाई, किसी ना किसी बंदे में ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें एक भी पॉजिटिव चीज़ ना हो। कोई बहुत ही गंदा इंसान है ना, उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। जस्ट पिक एंड मूव। टाइम नहीं है, बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है। मुझे तो कभी कभी यही लगता है लाइक करने को बड़ा कुछ है बट लाइफ छोटी है। तो जिसने करना है उसके लिए वाकई लाइफ छोटी है, और जिसने नहीं करना वो कहता है कि पाइन लाइट चली गई है, लाइट आ गई है, लाइट चली गई है, लाइट आ गई है, वो इस घंटे टू घंटे में चल रहा है। और जिस काम को करते हुए आपको घड़ी देखनी पड़े, इसका मतलब वो काम आपके लिए नहीं है। कोई ऐसा काम ढूंढें जिसमें घड़ी की तरफ आपकी नज़र ना जाए और आप उस फील्ड के फिर अपने लेवल पे जाएं। बिल्कुल ठीक है अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अरसलान की जो बातें थी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें एक बात आपको बताऊँ छोटी सी, कि जो शख्स 51% अच्छा हो वो अच्छा होता है। कोई बंदा 100% अच्छा नहीं होता, वो फरिश्ते होते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, आपको सारे लोग 51% नज़र आएंगे। आपके इर्द गिर्द सारे लोग अच्छे हैं और आप अच्छे हैं। दोस्तों, आप जब किसी शख्स से इख्तलाफ करना चाहें तो उस शख्स से इख्तलाफ ना करें, उसके काम से इख्तलाफ करें। जस्ट अगर उसके 10 काम थे तो उसके किसी एक काम से इख्तलाफ कीजिए, 2 काम से, जो काम भी बुरे हों। इसी तरह बताऊं मैं कि मैंने कई बार देखा सुना, मशहूर जो कॉलम नगार हैं जवेद चौधरी साहब, इनके मतलब कई लोग इनके हक़ में बात करते हैं, कई लोग इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, इनके कई मुखालिफ लोगों की मैंने ये बात सुनी है कि उन्होंने एक काम कमाल किया हुआ है, अपने बच्चों की तरबियत। अब तरबियत, कुछ लोग मजहबी तरबियत को अच्छा कहते हैं, कुछ अखलाक को, कुछ बाकी। तो हर बंदे का अपना म्यार है। लेकिन मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा एक बार वहाँ पे जाना हुआ, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा कि मुलाजमों की लाइन लगने के बावजूद
जावेद चौधरी साहब हमें पानी खुद सर्व कर रहे थे, चाय शाय और बाकी सारी चीज़ें इनके बेटे जो बड़े बेटे हैं फैज़, उन्होंने सर्व की। ये चीज़ आप बताइएगा किस बंदे में आज मौजूद है, यहाँ लाजमी बताइएगा। ऐसे लोगों में ये एक अच्छाई मिल गई। अगर आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ हो तो उनके सिर्फ उतनी चीज़ से इख्तलाफ कीजिए, बाकी कई चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें वॉच करते हैं, पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आएंगे नए पॉडकास्ट में, नए गेस्ट के साथ और कुछ नया एक्सपीरियंस। अल्लाह हाफिज़।